ठीक है। तो आज हम देखते हैं आपका फेट ऑफ कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये लेक्चर छोटा रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि हमें जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाने वो क्या है आपका एमफी। ठीक है, यानी उसमें मेम्फोरल ब्लीडिंग देखेंगे, मेम्फोरल फ्लो देखेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा वो बड़ा टॉपिक है, और ये अगर जो आपने इसको समझ लिया तो आपको पूरा आ जाएगा। हालांकि हम ये चीजें बता चुके हैं। कॉर्पस ल्यूटियम आपको पता ही है क्या होता है, एक रप्चर्ड स्ट्रक्चर होता है। जो आपका रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होता है उससे एक बनता है कॉर्पस हेमोरेजियम, उसके बाद बनता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है आपको पता भी है कि जो भी आपके थीका लेयर होता है टूट जाते हैं। ठीक है, थीका लेयर टूट जाएंगे और आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन टूट जाएंगे, पेरिफेरल ग्रेनुलोसा फिल्म टूट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बीच में जो एक पिगमेंट होगा येलो कलर का, उसे बोलते हैं हम ल्यूटीन। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसे हम बोलते हैं आपका कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या क्या ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता था, कॉर्पस ल्यूटियम कितने हार्मोन रिलीज करते थे, तो कितने करते थे? 4, जिसका नाम था परी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। जो आपका लेवल है सबसे ज्यादा क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन, फिर एस्ट्रोजन, फिर रिलैक्सिन और फिर इनहिबिन। तो ये 4 हार्मोन कौन सिंथेसिस करता है? आपका कॉर्पस ल्यूटियम। अब आपको इतना ही पता हो जाना चाहिए कि जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो जब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा तो इनके लेवल ये चारों हार्मोन के कहीं ना कहीं ज्यादा रहेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आपका फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम में यही है कि अगर जो आपका स्पर्म, इफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, हैपन, अगर जो फर्टिलाइजेशन हो गया, और इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अगर, ठीक है, यानी अगर जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दो केस बनेंगे, या तो फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो अगर जो हो जाएगा तो क्या होगा, आपको पता है क्या, जो फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम को शॉर्ट में क्या लिखे थे? फियर। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बिकम स्टेबल फॉर नेक्स्ट 9 मंथ। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, अगर जो कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म और ओवम दोनों का फ्यूजन सक्सेसफुल रहा, ठीक है, तो हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो स्टेबल हो जाएगा, बरकरार रहेगा 9 महीने तक। और आपको पता है जब ये 9 महीने तक रहेगा तो कितने हार्मोन रिलीज करेगा? PERI। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम कितने हार्मोन रिलीज करता है? 4, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। जो सबसे ज्यादा रिलीज करेगा वो करेगा प्रोजेस्टेरोन, फिर एस्ट्रोजन, फिर रिलैक्सिन और फिर इनहिबिन। सबसे कम क्या रिलीज करता है? इनहिबिन। चलिए, पर बात आती है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल रहेगा 9 मंथ तक, इसको कौन मेंटेन करके रखेगा? यानी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करके रखेगा? तो आप बोलोगे क्या, एक हार्मोन होता है HCG। ठीक है, हार्मोन मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम फॉर नेक्स्ट 9th मंथ। ठीक है, यानी 9 मंथ, जो 9वां महीना तक है, जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाएगी तब तक कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करके रखेगा? HCG हार्मोन। और ये जो HCG हार्मोन कौन रिलीज करता है? एम्ब्रियो का ट्रोपोब्लास्ट सेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। छापो। ठीक है, तो क्या है आपका? सिक्रेटेड बाय ट्रोपोब्लास्ट, ब्लास्ट, ठीक है, या ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट या ब्लास्टोसिस्ट, ये सब क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं, आगे चल के हम बताएंगे ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया, फर्टिलाइजेशन हुआ तो 9 मंथ तक बरकरार रहेगा, और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन, इन सब का लेवल हाई रहेगा। चलिए, अब क्या होगा जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा? फियर गेट डिजेनरेटेड ड्यू टू
LH लो लेवल, क्या लो लेवल ऑफ LH हार्मोन, ठीक है। जो हमारा LH हार्मोन रिलीज हुआ था 14th डे में, जो हाई पीक पे था, तो उसका लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी Cl गेट कन्वर्टेड इनटू Fa मतलब क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकान्स, ठीक है। कहने का मतलब अगर जो कॉर्पस ल्यूटियम हमारा डीजनरेट हो गया, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि LH हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। तो ये जो Cl है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकान्स में। और ये जो हमारा कॉर्पस एल्बिकान्स है, इसका क्या हो जाएगा, फाइगोफाइटोसिस, फाइगोफाइटोसिस करके इसको बाहर फेंक मारेंगे अपन। फाइगोफाइटोसिस का मतलब होता है इंगल्प कर लेना, अपने अंदर ले लेना और उसको बाहर फेंक देना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितने, ठीक है, आपसे कोई पूछे कि Cl का कितने दिन में स्वाहा हो जाएगा, यानी RIP रेस्ट इन पीस, यानी कितने दिन में डिजनरेट हो जाएगा, तो आप बोलोगे 28th डे, जो 28वां दिन है उस दिन कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिजनरेट, ठीक है। वैसे तो ये डिजनरेशन इसमें 23 दिन से क्या बोलते हैं आपका 23rd डे से, यानी 23वें दिन से डिजनरेशन चालू हो जाएगा इसका, पर खत्म टोटली कब होगा आपका 28वें दिन। छाप लो। हो गया, चल। ठीक है, अरे कहाँ गए, चलो ठीक है। ये बातें समझ में आई ना आई हो तो एक बार और देखो कि जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, हमने आपको एक बार और बता दे रहे हैं कि ऐसे थे ना हमारे, ठीक है, तो ये क्या थे आपके, थीका एक्सटर्ना, ठीक है, थीका इंटरना, फिर BM यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर पेरिफेरल ग्रेनुलोसा सेल, ये सब किसके थे, फोलिकल के थे, मैच्योर है 3 डिग्री फोलिकल या ग्राफियन फोलिकल के स्ट्रक्चर थे, ठीक है। बीच में क्या था, एक येलो कलर का पिगमेंट था जिसको हमने बोला था ल्यूटीन, ल्यूटीन क्या था आपका, येलो कलर का, इसी को हमने क्या बोला था, Cl यानी छठी लाल, नहीं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। चलो एक बार और बता देते हैं, जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बना था, जब हमारा क्या हुआ था, ओव्यूलेशन हुआ था, ओव्यूलेशन होने से जो हमारा क्या था, सेकेंडरी ओसाइट किसके अंदर था, मैच्योर 3 डिग्री ग्राफियन फोलिकल के अंदर। तो वो जो आपका ग्राफियन फोलिकल के अंदर था आपका क्या 2 डिग्री या सेकेंडरी ओसाइट, उसी का क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? हम फिर से बता रहे हैं कि जब आप कोई भी नया लेक्चर देखो तो प्रीवियस लेक्चर आप पढ़ के आया करो, ठीक है। तो फिर से सुनो कि फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, यानी जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है उसका भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा लास्ट में क्या बना था, फोलिकल, कौन सा, ग्रेफियन फोलिकल। ग्रेफियन फोलिकल किसके अंदर था, ओवरी के अंदर, और उस ग्रेफियन फोलिकल के अंदर क्या था हमारा 2 डिग्री ओसाइट, या बोल सकते हो सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है यानी ओव्यूलेशन होता है, तो पूरे जो स्ट्रक्चर होते हैं फोलिकल के वो फट जाते हैं। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पेरिफेरल ग्रेनुलोसा, ये सब फट जाते हैं, और बीच में एक येलो कलर का पिगमेंट आ जाता है जिसे बोलते हैं ल्यूटीन, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम, कहने का मतलब तभी बनता है, तभी मेंटेन रहता है अगर जो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम 9 महीने तक
बना रहेगा। जब 9 महीने तक रहेगा तो ये कार्पा फ्लूटियम 4 हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इन्हिबिन। सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन, फिर एस्ट्रोजन, फिर रिलैक्सिन और फिर इन्हिबिन सबसे कम। पेरी या परी ट्रिक है, ठीक है। पर ये जो होता है कार्पोफ्लूटियम मेंटेन कैसे रहता है 9 महीने तक, तो ये मेंटेन इसलिए रहता है कि जो हमारी एम्ब्रियोनिक सेल होती है जिसका नाम है ट्रोपोब्लास्ट या ब्लास्टोसिस्ट, वो एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम है HCG। ये HCG ये कार्पोफ्लूटियम को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है 9 मंथ तक। अगर जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बाई चांस, तो ये जो कार्पोफ्लूटियम है वो डीजनरेट हो जाएगी, टूट के बिखर जाएगी, और वो किस में बदल जाएगी, कार्पोफ्लूटियम कॉर्पस एल्बिकान्स में, ठीक है। ये कॉर्पस एल्बिकान्स जो है इसका फाइगोफाइटोसिस कर लिया जाएगा, फाइगोफाइटोसिस यानी इंगल्फ कर लिया जाएगा, खा लिया जाएगा, और खा के पचा के इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, एक्जोफाइटोसिस कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो, पर कार्पोफ्लूटियम कब खत्म होगा, टोटली 28वें दिन। शुरुआत कब हो जाएगी कार्पोफ्लूटियम के खत्म होने का, 23rd डे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक हार्मोन होता है LH, वो LH हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने सब पढ़ लिया जहां तक है फेलोपियन ट्यूब, मतलब पूरे इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन पूरा पढ़ लिया। अब आपको कहीं ना कहीं एक बात तो जरूर लगती होगी, क्या, कि आपको एक बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म नीचे से जाता है और ओवरी क्या रहती है, या बोल सकते हो कि देखो आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुला में होता है। एम्पुला में मतलब कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में। अब बात आती है कि स्पर्म तो नीचे से ऊपर कैसे पहुंचता है, ठीक है। एक्सवाइड से देखा जाए तो कौन सा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस, यानी लोअर टू हायर जा रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा होता है कि जब आपके स्पर्म वजाइना के थ्रू नीचे जाता है, ठीक है, तो मतलब आपकी जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है यानी कॉपुलेशन होता है, तो वहां पे क्या होता है, जो कहने का मतलब जो हमारा यूटेरस है और जो फेलोपियन ट्यूब है उनमें क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस होता है। पेरिस्टाल्सिस का मतलब दबना फिर हटना, दबना फिर हटना, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, ये सब होता रहता है। तो जैसे रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये कहाँ पे पहुंच जाता है, हमारे फेलोपियन ट्यूब में, और वहां पे फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में जाके फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई, छापो। चलो, अब ये समझ में आ गया, तो हम देखते हैं आपका ब्रेस्ट के बारे में। क्या, ब्रेस्ट, ठीक है। जो हमारा ब्रेस्ट क्या होता है, ये वाला पोर्शन, तो ब्रेस्ट कहाँ पे होता है, तो आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे थोरेसिक रीजन में। क्या, थोरेसिक रीजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हमारा होता है, देखिए यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन, सामने वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो है, जहाँ पे जिसको छाती बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका थोरेसिक रीजन। और इसी थोरेसिक रीजन में हमारा क्या होता है, ब्रेस्ट। अब ब्रेस्ट के अंदर कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं जिनका नाम है मेमरी ग्लैंड। क्या, मेमरी ग्लैंड। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, मेमरी ग्लैंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो कहाँ पे बनाए यार, चलो बनाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे तो नेक्स्ट में बनाएंगे अपन, एक मिनट में आ गया। तो आपसे पूछे कि मेमरी ग्लैंड है क्या, तो आप बोलोगे मेमरी ग्लैंड जो होता है एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। पेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हो, दो होते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रेजेंट इन
ब्रेस्ट। ये जो ब्रेस्ट में होता है वो क्या होता है, आपका मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आई। जो हमारा जो ब्रेस्ट होता है वो ब्रेस्ट दो चीजों से मिलकर बना होता है। तो क्या ब्रेस्ट दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक का नाम है ग्लैंड्यूलर टिश्यू, ठीक है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू, और दूसरा नाम है क्या बोलते हैं उसको, फैट, ठीक है, फैट या एरियोलर टिश्यू कुछ भी होंगे। तो ब्रेस्ट मेनली दो चीजों से मिलकर बना होता है। क्या ग्लैंड्यूलर टिश्यू जिसमें ग्लैंड वगैरह प्रेजेंट होगी, कुछ ना कुछ सिक्रेट करेगी, और एक फैट वाला पोर्शन। कोई दिक्कत नहीं। चलो इतनी बात समझ में आई, छाप लो। कोई दिक्कत नहीं। फिर एनसीईआरटी एक लाइन लिखेगी, ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड इनटू 15 to 20 लोब, ठीक है। तो ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो विभाजन होगा, डिवाइड होगा किसमें, 15 से 20 लोब में। लोब मतलब ऐसे, ठीक है, बहुत से ऐसे होंगे, ठीक है, 15 से 20 तकरीबन एक ब्रेस्ट में। तो वो डिवाइड होके वो क्या बना लेंगे, एक सेल बनाते हैं जिसका नाम है एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई क्या सिक्रीट करेगी, मिल्क, ठीक है। चलो फिर हम जब स्ट्रक्चर बता देंगे तो हम बताएंगे कि मिल्क फिक्रेशन में कितने हार्मोन होते हैं। हो गया। चलो कहाँ गए भाई। कहाँ गया भाई ये को। चलो देखो अब होता क्या है, इन बातों को देखा, ठीक है। अब हम ऐसे, ठीक है, ऐसे खड़े हैं तो हम ऐसे ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे आगे आपको क्या लगेगा, इधर से देखोगे तो क्या है, पसली है, यानी बीच में फिर क्या है, आपको रिब्स है, ठीक है। देखो बीच में ऐसे क्या होंगे, कुछ रिब्स, ठीक है। ये रिब्स के बीच में क्या होते हैं, कुछ मसल होंगे। ये जो आप देख रहे हो खाली जगह, ये क्या है, आपके मसल। तो ये क्या आपके रिब्स, ठीक है। और रिब्स के बीच में आपने पढ़ा है कौन सा मसल होता है, ये जो आप देख रहे हो ये मसल, ये ये इन्हें हम बोलते हैं क्या, आपका इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या है, ब्रेस्ट, ये जो आप देख रहे हो। अब हमने बताया ब्रेस्ट दो चीजों से मिलकर बना होता है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू और फैट। तो ये जो है आपके इधर आप देखोगे ये सब क्या रहेंगे, फैट, ठीक है। चलो अब फैट के बीच बीच में ऐसे कुछ क्या, ऐसे और ऐसे, ये होते हैं आपके मेमोरी लॉब, क्या, मेमोरी लोब या नॉर्मली लोब, ठीक है। इन लोब के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती जैसे, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। ये जो देख रहे हो आप इसको हम बोलते हैं, ये जो लाल वाले देख रहे हो ना इन्हें हम बोलते हैं क्या, एल्बियोलाई, ठीक है। ये एल्बियोलाई से एक क्या निकलेगा, ट्यूब निकलेगा, देखना। अरे कहाँ गया भाई पिंक,
छोड़ो, ये देखो, ये जो देख रहे हो ना तुम, ये वाला ऐसे निकले होंगे हर जगह पे, ठीक है, ऐसे निकले होंगे एक पाइप, ठीक है। तो ये जो पाइप निकले हैं ना, ये पाइप, भाई देखो मिल्क कहाँ पे बनता है पता है, मिल्क यहाँ पे बनेगा इस एल्वियोलाई में, ये एल्वियोलाई में क्या होगा, मिल्क बनेगा, ठीक है। अब ये मिल्क बनेगा तो ये बाहर तक जाना है तो कैसे जाएगा, पहला जो आप ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, क्या ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो पहला, तो इसे बोलोगे आप मेमोरी टिब्यूल, क्या, या एक मिनट, मेमोरी टिब्यूल, ठीक है। ये टिब्यूल यानी ट्यूब है, एक ऐसे जैसे ट्यूब है, ठीक है, बीच में होल है, ठीक है, जहां से क्या होगा आपका मिल्क बाहर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि देखना, अरे यार ये देखिए, ये बहुत समय मेमोरी टिब्यूल है, ठीक है, ये आगे चल के एक कॉमन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, पूरे एक ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है हम, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे इधर से भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो कॉमन सा स्ट्रक्चर बना है, यानी पहला तो क्या आपका मेमोरी ट्यूब्यूल, ये बहुत से मेमोरी ट्यूब्यूल किसमें ज्वाइन हो गए, ये ज्वाइन हो गए किसमें, मेमोरी डक्ट में। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर बना है दूसरे नंबर पे, यानी यही चीज है, ये बहुत सी मेमोरी ट्यूब्यूल किसमें जुड़ी है, मेमोरी डक्ट में। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, डक्ट, ठीक है, तो इसे बोलोगे आप मेमोरी डक्ट, ठीक है। चलो अब यानी मेमोरी ट्यूब्यूल, बहुत से मेमोरी ट्यूब्यूल किसमें खुलेंगे, मेमोरी डक्ट में, और वो जो आपका मेमोरी डक्ट है किसमें खुलेगा, मेमोरी एम्प्यूला में, ठीक है। मतलब ये जैसे बहुत से थे, ठीक है। तो ये आगे चल के एक, नॉर्मली हम तुम्हें और अच्छे से बताना चाहें तो तुम यूं समझो कि जैसे ये क्या आपका, ये वाला है कॉमन स्ट्रक्चर, क्या है आपका मेमोरी डक्ट, ये बहुत से मेमोरी डक्ट आगे चल के किसमें बनाते हैं, एक, यानी ये आगे चल के एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर होगा, क्या, एक ऐसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर होगा जिसे आप बोलोगे एम्पुला। तो तीसरे नंबर पे क्या है आपका एम्पुला, ठीक है। चलिए, ये एम्पुला बहुत से आगे जाके क्या बना लेगा, एक डक्ट, या बोल सकते हो लैक्टिफेरस, क्या, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। तो ये आगे चल के क्या बना लिया, लैक्टिफेरस डक्ट। चौथा क्या है आपका लैक्टिफेरस, ये लैक्टिफेरस डक्ट आगे चल के क्या बनाएगा बताइए, बहुत से डक्ट, क्या, ऐसे बहुत से लैक्टिफेरस डक्ट आएंगे इधर से, और ये कहाँ पे चले जाएंगे, निप्पल में, ठीक है, ये निप्पल, ठीक है। चलो, और इससे ब्लड इजेक्ट आउट होगा, सॉरी क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्शन, ठीक है। ये क्या है आपका, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हो इसको बोलते हैं निप्पल, क्या, निप्पल, इससे मिल्क इजेक्शन होगा, क्या, मिल्क इजेक्शन, यानी मिल्क लेट डाउन होगा, क्या, मिल्क लेट डाउन, यानी मिल्क कहाँ जाएगा, बाहर निकलेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, अच्छा लो, ठीक है। और अगल बगल आपको क्या देखने को मिलेंगे, इधर एरियोरल टिश्यू, ऐसे कुछ ऐसे रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आपका एरियोरल टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, छापो, हो गया। ठीक है, एक एल्वियोलाई का अपन स्ट्रक्चर बना के देखें, कहाँ पे, ये देखो, ये एक एल्वियोलाई है, ठीक है। एल्वियोलाई में बहुत फसल होती हैं,
इसके कुछ ऐसी सेल होती हैं, इनका नाम है एक सेल का मायोइपिथेलियल सेल। क्या? मायोइपिथेलियल सेल। ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब बच्चा मिल्क पीता है ना, दूध पीता है, यानी लैक्टेशन करेगा, क्या लैक्टेशन करेगा, तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्या? कॉन्ट्रैक्शन, जिससे मिल्क कहाँ जाएगा, बाहर, इजेक्ट आउट मिल्क। ठीक है। पर इफ एल्वियोलाई के अंदर कहाँ गया, ये एल्वियोलाई है, ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है। तो इसके अंदर मिल्क की सिंथेसिस, क्या मिल्क सिंथेसिस कौन कराएगा? ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आई कि पहली चीज है क्या, कहाँ पे लिख दें यार, मिल्क सिंथेसिस, यानी मिल्क सिंथेसिस इन एल्वियोलाई। दूसरा, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम एल्वियोलाई। तो दो हार्मोन होता है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जो, अरे यार, तो मिल्क सिंथेसिस जो है एल्वियोलाई का, वो कौन कराएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या? प्रोलैक्टिन। और मिल्क इजेक्शन कौन कराएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। जो पाथवे, इतना बात समझ में आया, जो पाथवे होगा मिल्क, कौन कौन पाथवे से निकलेगा, देखो, तो एल्वियोलाई बनाएगी। ठीक है। एल्वियोलाई बनाएगी यहाँ पे, उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा आपका, डक्ट में, सॉरी टिब्यूल में, तो मेमोरी टिब्यूल। ये पूछा गया भाई, इसलिए हम बता रहे हैं ना, मेमोरी टिब्यूल। फिर उसके बाद कहाँ पे आएगा, तीसरे नंबर पे क्या है, मेमोरी डक्ट। फिर मेमोरी डक्ट के अंदर क्या है, एम्पुला। एम्पुला के बाद कहाँ पे आएगा, लैक्टिफेरस डक्ट। और उसके बाद निप्पल, यानी इससे इजेक्ट आउट हो जाएगा, छापो। हो गया। चलो अब देखें हम, चलिए देखो, जो हमारा ब्रेस्ट होता है, आपसे कोई पूछे ब्रेस्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे ब्रेस्ट क्या होता है, ब्रेस्ट दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक आपके क्या होते हैं, फैट, और दूसरे होते हैं ये पूरे आपके, जो आप मेमोरी लोब, एल्वुलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल, ये सब एक के अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है। तो दिक्कत नहीं। तो एनसीईआरटी बोलती है कि ब्रेस्ट क्या है, ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है कि ब्रेस्ट दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक फैट, और दूसरा क्या होता है आपका ग्लैंडुलर टिश्यू। वो ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होती हैं, आगे चल के क्या बनाती हैं, 15 से 20, ये जो आप देख रहे हो मेमोरी लोब, ये मेमोरी लोब आगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनके अंदर क्या क्या होती हैं, एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई पे जो लाल वाला पोर्शन है, यहाँ पे मिल्क यानी दूध बनेगा। ये मिल्क बन के कहाँ पे जाएगा, ये पतली सी पाइप में, जिसे हम बोलते हैं आपका मेमोरी टिब्यूल। ठीक है। ये मेमोरी टिब्यूल, बहुत से मेमोरी टिब्यूल आगे चल के एक ज्वाइन हो जाएंगे कॉमन फिश स्ट्रक्चर में। इस कॉमन फिश स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। बहुत से मेमोरी डक्ट क्या होते हैं, मेमोरी डक्ट के क्या होते हैं, एक उभरा हुआ पोर्शन, डायलेटेड पोर्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं आपका एम्पुला। ठीक है। मिल्क यहाँ तक पहुंचाया, फिर मिल्क कहाँ पे आएगा आपका, आगे चल के एक और डक्ट मिलेगी, जिसको बोलते हैं हम आपका लैक्टिफेरस डक्ट। इस बहुत से लैक्टिफेरस डक्ट आगे चल के किस में खुल जाएंगे, यहाँ पे एक निप्पल्स में। ठीक है। एक वो पॉइंट जहां से मिल्क बाहर जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि मिल्क लेट डाउन, यानी मिल्क बाहर कैसे गया।
ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब बच्चा लैक्टेशन करता है यानी जब बच्चा दूध पीता है माँ के, तो उसमें क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होती है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो हमारी एल्बुलाई है, एल्बुलाई के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम है मायो इपिथेलियल सेल, इसका क्या कर देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जब फकिंग करता है तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन के चलते मिल्क बाहर जाता है, यानी मिल्क इजेक्शन होता है। तो याद रखिएगा, मिल्क इजेक्ट करने के लिए, मिल्क को बाहर, दूध को बाहर भेजने के लिए कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। पर दूध को बनाने के लिए, इस एल्बुलाई के अंदर दूध यानी मिल्क को बनाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप बोलोगे प्रोलैक्टिन। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। फिर आपसे कोई पूछे पाथवे ऑफ मिल्क, यानी मिल्क कौन कौन पाथवे से बाहर आया, तो आप बोलोगे पहले एल्बिलाई में तो बना, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर मेमोरी डक्ट, फिर एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट, और फिर निप्पल। ठीक है, तो आपका यहाँ से स्वाहा सब चीजें खत्म। अब कल से हम देखेंगे आपका न्यू टॉपिक एमफी यानी मेमोरल फाइकल। ठीक है, चलिए।